Bismillahirrahmanirrahim. I am Jamal and you are watching Al Noor. Today we will discuss about analytical chemistry. Analytical chemistry is defined as the studies and uses instruments and methods used to separate, identify and quantify matter. यानी analytical chemistry की वो ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी सैंपल, कोई भी हमारे पास मैटर है, सैंपल है, हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके उस मैटर में से डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड द लास्ट वन हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। ये सब कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर। एक्चुअल में बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, फर्स्ट वन हम उसको देखते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, यानी हमारे पास कोई भी सैंपल है, कोई भी मैटर है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जिन एलिमेंट्स की हमने डिटेक्शन की, जिन एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, अब वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, लाइक कोई जूस है या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा वर्क होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस पर, कि हम इस चीज़ को देखें कि उस जूस में या उस सैंपल में हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं जिसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट था, साल्ट भी प्रेजेंट था, शुगर भी प्रेजेंट है और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस किस्म के एनालिसिस को, कि जिसमें हम एलिमेंट की या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इस किस्म के एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जिन इंग्रेडिएंट्स या जिन एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, इसके अलावा डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट है, लाइक आयोडीन प्रेजेंट है। अब हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इस चीज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। कि फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिफाई किया था कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट क्या है, लाइक 5 ग्राम उस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड 2 ग्राम प्रेजेंट है, आयोडीन 0.02 ग्राम प्रेजेंट है। तो जब इसकी रिलेटिव अमाउंट को हम देखते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस चीज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो ही चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास क्या था कि किसी भी सैंपल में डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की आइडेंटिफिकेशन करना कि इस सैंपल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जिन इंग्रेडिएंट्स की, जिन एलिमेंट्स की या जिन कंपाउंड्स की हमने आइडेंटिफिकेशन की, अब उसके बाद उनकी रिलेटिव अमाउंट को देखना कि उस सैंपल में उन इंग्रेडिएंट्स की या उन एलिमेंट्स की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, इस किस्म के एनालिसिस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, और सेकेंड वन हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, के जिसमें हम रिलेटिव क्वांटिटी या अमाउंट को चेक करेंगे कि किसी भी इंग्रेडिएंट्स की या किसी भी एलिमेंट्स की कितनी अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर आप एक एनालिटिकल केमिस्ट किस हद तक काम करता है, किस हद तक अमाउंट को देखता है, इस पिक्चर में से आपको उसके एग्जाम्पल का पता चल जाएगा। आप इसको पढ़ लें एक दफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस बेसिकली एक ओल्ड मेथड है कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन को फाइंड आउट करते थे या डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन को देखा जाता था कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनकी कितनी अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है। उस मेथड के लिए हम यूज़ करते थे कंबस्शन एनालिसिस को।
अब ऐसे हमारे पास कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों और जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, उनको एनालाइज करने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस का मेथड यूज़ करते हैं। अब अगर इसमें कोई डिफरेंट और एलिमेंट्स मौजूद हैं लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कंबस्शन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इसके साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इनकी एनालिसिस के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस का मेथड यूज करते हैं। कार्बन की जब भी कंबस्शन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो हम इनकी रिलेटिव अमाउंट को चेक करते हैं और उसके बाद हम इनकी परसेंटेज के थ्रू ऑक्सीजन की कंपोजिशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस का हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, उसको फर्स्ट वन हम देखते हैं। कंबस्शन एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन चैम्बर में हम ऑर्गेनिक सैंपल को लेते हैं। सेकंड चैम्बर में हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को लेते हैं। यानी हमारे पास अब जो हाइड्रोकार्बन था या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए सेकंड चैम्बर में हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को लेते हैं। थर्ड चैम्बर में हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वन इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट चैम्बर में जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एनालिसिस करेंगे उसका हम वेट करते हैं कि उसका जो वजन है वो कितना है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, उसकी कंबस्शन करते हैं। अब जब उसकी कंबस्शन होगी तो हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वाटर हाइड्रोजन हमारे पास कन्वर्ट होगा वाटर में। अब जब ये नेक्स्ट चैम्बर में मूव करेंगे तो सेकेंड चैम्बर में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में मूव करेगा। वहां पर हमारे पास 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को मेजर करते हैं और वाटर की अमाउंट को मेजर करते हैं कि ये हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 ग्राम मैग्नीशियम परक्लोरेट लेते हो और अब्जॉर्प्शन के बाद अब उसका वेट करते हो तो वो 3 ग्राम उसका वेट होता है। इट मींस के 2 ग्राम तो हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट था, 1 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। इसी तरह अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो 3 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्प्शन के बाद उसका जो वेट है वो 5 ग्राम होता है। इट मींस के हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसकी अमाउंट कितनी है, 2 ग्राम। तो इस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उसके बाद हम उनकी रिलेटिव अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना। तो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन में हम क्या करते हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि लाइक हमारे पास 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो हम 2 ग्राम मास लेते हैं, यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपने इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना मास लिया था हम उससे इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की निकालनी है तो मोलर मास हम कार्बन का लेते हैं डिवाइडेड बाय, अब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई थी तो हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फार्मूले के तहत हमारे पास कार्बन की भी परसेंटेज आ जाती है कंपोजिशन और हाइड्रोजन की भी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन को प्लस करते हैं। अगर तो ये 100 हो तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक सैंपल था उसमें हाइड्रोजन नहीं थी प्रेजेंट, और अगर इनकी परसेंटेज कंपोजिशन लाइक 90 आती है या 80 आती है तो 100 से कम आए तो इट मींस कि इस सैंपल में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, और लाइक अगर हमारे पास इन दोनों की जो परसेंटेज कंपोजिशन है ऐड करने के बाद वो 90 आती है तो इट मींस हमारे पास 10% क्या थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब हम इसमें एक एग्जांपल को देखते हैं कि जिससे हमें मजीद क्लियर हो कि हम कैसे कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्दर उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास आती है सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हमारे पास एक लिक्विड का सैंपल है जो कि किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो लिक्विड है हमारे पास, इसका वेट हमारे पास कितना है, 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड गेव। जब हम इसकी कंबस्शन करवाते हैं तो 1.039 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, 0.6369 ग्राम हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है। और क्वेश्चन हमें यह कहता है कि डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि इसी चीज को हम मेथड को यूज करते हुए जो हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू, आपको पहले भी मैंने बताया कि हमारे पास अगर 0.54 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल है तो पहले हम उसका वेट करेंगे, उसके बाद इसकी कंबस्शन करवाएंगे। कंबस्शन के बाद पहले चैम्बर में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, फिर नेक्स्ट चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होगी। इन दोनों की एब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या करेंगे, इनकी रिलेटिव अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास इनकी अमाउंट हमारे पास है तो इससे हम इनका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था दैट इज 0.5439 ग्राम। अच्छा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई दैट इज 1.039 ग्राम एंड मैस ऑफ वाटर इज 0.6369 ग्राम। अब फर्स्ट वन, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वन हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्बन के लिए हम परसेंटेज फार्मूला क्या यूज करते हैं, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है। तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम 4 स्टेप करते हैं। फर्स्ट वन हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट वन हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एटॉमिक रेशो लेते हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा है बल्कि हम इससे क्या करते हैं, एटॉमिक रेशो लेते हैं और सिंपल एटॉमिक रेशो से फिर हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था दैट इज 1.039 और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना था, 0.543। तो आप ये ले लो मल्टीप्लाई बाय 12, यानी मोलर मास कार्बन का कितना था 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कार्बन की जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आती है दैट इज इक्वल टू 52.108 परसेंटेज हमारे पास ये आती है। इसी तरह आप हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन ले लो, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमारे पास क्या आएगा, मैस ऑफ वाटर विच इज प्रोड्यूस 0.6369 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल विच इज इक्वल टू 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में होती है तो इसका जो मोलर मास है वो 2.016 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आती है हाइड्रोजन की दैट इज इक्वल टू 13.11। इसके बाद अब 52.108 हमारे पास कार्बन की थी, 13.11 हमारे पास कितनी थी, हाइड्रोजन की थी। अब इन दोनों को हम जब 100 से डिवाइड करते हैं तो बाकी हमारे पास रहता है 34.77। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आती है ऑक्सीजन की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है हम इसको ऐड करते हैं, अगर तो ये 100 हो तो हम कहते हैं कि सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, और अगर ये 100 से लेस हो इट मींस बाकी जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है वो किस चीज की है, ऑक्सीजन की है। तो फर्स्ट वन हम इसमें परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम कैसे निकालते हैं कि जितनी भी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होती है उस एलिमेंट के, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, उस एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उससे हम उस परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं। लाइक हमारे पास 52.108 परसेंटेज कंपोजिशन थी कार्बन की, तो कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है विच इज इक्वल टू 12। तो आप 52.108 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं कार्बन के 4.36। इसी तरह आप हाइड्रोजन के ले लो तो वो हमारे पास आ जाएंगे 13.01 और ऑक्सीजन के हमारे पास आ जाएंगे 2.17। नेक्स्ट वन हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक रेशियो है।
एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जब तीनों एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं, उनमें से जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे हम तीनों को डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स थे कार्बन के 4.36, हाइड्रोजन के 13.01 और ऑक्सीजन के 2.17। तो सबसे लेस हमारे पास किसके हैं? ऑक्सीजन के 2.17। तो हम तीनों की परसेंटेज जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं उसको हम 2.17 से डिवाइड करेंगे, तो कार्बन के जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो है वो आ जाएगी 2, हाइड्रोजन की 6 और ऑक्सीजन की 1। तो इसी एटॉमिक रेशियो को हम यूज करके इंपिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो कार्बन की हमारे पास रेशियो क्या थी? 2, हाइड्रोजन की 6, ऑक्सीजन की 1। इट मींस कि हमारे पास 2 कार्बन है इंपिरिकल फार्मूला में, 6 हाइड्रोजन है एंड ओनली 1 इज ऑक्सीजन। अगर इन केस हम जब एटॉमिक रेशियो निकालते हैं तो उसमें से हमारे पास कोई पॉइंट में वैल्यू आती है, लाइक कार्बन की वैल्यू हमारे पास आती है 2.5। अब जब 2.5 है तो कार्बन के लिए आप 2.5 तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए जब हमारे पास एटॉमिक रेशियो क्या हो कि पॉइंट्स में आए, तो उस सूरत में आप एक ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आए और वही हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला होगा। तो इस कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं? इंपिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। अब जब हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला आ जाता है तो इसी को फर्दर यूज करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला आते हैं कि जिनके थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक सैंपल था उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास क्या है, हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आती है। अब इसी n की वैल्यू को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू आ जाएगी। सपोज हमने जो लिक्विड लिया था इनिशियली, उसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो हम सपोज करते हैं कि वो 92 था। तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं। 2 हमारे पास कार्बन थे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 हमारे पास हाइड्रोजन थे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 हमारे पास ऑक्सीजन था प्लस 16। तो ये हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है ये हमारे पास आता है 46। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 92 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 2। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, आप n जो भी हमारे पास वैल्यू थी, लाइक 2 इस केस में हमारे पास आई थी, आप एम्पिरिकल फार्मूला से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर ये हमारे पास आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो C4H12O2, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं? पहले एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन के बाद हम उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आता है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास को, यानी एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। Students, if you have any problem regarding this lecture, then ask the question in the comment sections. Thank you.